Hello, my dear students of class 10th. We are doing a revision booster course for class physics, जिसमें आज हम इस वीडियो में न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी. We have completed 5 different chapters: force, work energy and power, machines, radioactivity and finally calorimetry. तो हमने 5 डिफरेंट चैप्टर्स अभी ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है. तुमने अगर नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाओ, प्लेलिस्ट का लिंक नीचे दिया हुआ है. मैं स्क्रीन पर भी अभी शेयर करके एक बार दिखा देता हूँ. तुम्हें दिख रहा होगा ये प्लेलिस्ट, जिसमें हमने लेक्चर नंबर 1 से, देखो लेक्चर 1 से लेक्चर 2, 3, 4 करते करते लेक्चर 17 तक अभी हमने किया है. आज हमारा लेक्चर 18 है, जिसमें हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी. ओके, तो इसके पहले हमने अभी रिसेंटली कैलोरीमेट्री को कंप्लीट किया है. बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर कॉन्सेप्ट्स एंड क्वेश्चंस को डिस्कस किया है. एंड ऑल्सो एकदम बोर्ड्स में इस बार जैसे क्वेश्चंस आएंगे, बिल्कुल उसी टाइप के क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया है. सो यू शुड नेवर मिस दीज क्वेश्चंस, दीज वीडियोस, उनको जरूर देखना. सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट अस स्टार्ट विद करंट इलेक्ट्रिसिटी. नाउ करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो शुरुआत में जो पोर्शन है इन योर बुक, देयर इज अ लॉट फ्रॉम क्लास 9th पोर्शन. 9th से बहुत सारी चीजें हैं, लाइक डेफिनेशन ऑफ करंट, like SI unit of current, definition of 1 ampere. Okay, so those small things which you have done in class 9, you will just go through the book. तो उसमें से आने का चांस बहुत ही कम है, क्योंकि वो 9th का पोर्शन है. तो उसमें मैं ज्यादा डिस्कस 9th वाले से करूंगा नहीं. जो स्पेसिफिकली इस बार तुम्हारे बोर्ड्स में जिस तरह से एग्जैक्टली क्वेश्चन आएंगे, स्पेसिमेन पेपर में जिस तरह से क्वेश्चन है, पूरे बिल्कुल मैं उसी पर फोकस करके मैं इस चैप्टर को कर रहा हूँ. तो जो 9th का पोर्शन है, उसको तो तुम लोगों ने 9th में पढ़ा ही था. उसमें से ज्यादा डिस्कशन हम नहीं करेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे बेसिकली, क्योंकि उसको डिस्कस करने का मतलब टाइम वेस्ट करना है. क्योंकि 9th में जो पढ़े हो वो 10th में इस बार आने का चांस बहुत 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 कम है. तो फिर भी मैंने ओम्स लॉ का स्टेटमेंट स्क्रीन पर लिख दिया है और कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज को लिख दिया है. तो इनको क्विकली एक बार देख लेते हैं ये क्या है. ठीक है, एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं, एंड देन वी विल straight away move to important topics. Now I is equal to q upon t. This is a formula you people know. Definition of current है rate of flow of charge. ठीक है, ज्यादा इसमें हम टाइम बर्बाद नहीं करेंगे. q is equal to ne. ये जानते हो q क्या है? चार्ज होता है. n क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. e क्या होता है? चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन्स. ये एन ई को अगर हम यहाँ सब्सटीट्यूट कर दें क्यू के जगह, तो आई इज इक्वल टू एन ई अपॉन टी हमें मिल गया. इसमें कोई टेंशन नहीं है. V इक्वल्स टू आई आर, ये भी पढ़े हो ऑलरेडी, ओम्स लॉ का इक्वेशन है. V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस. I क्या है? करंट. R क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर. रेजिस्टेंस याद रखना. अच्छा, V इसमें फॉर्मूला है V इक्वल्स टू W अपॉन क्यू. V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस. W क्या है? वर्क डन. Q क्या है? चार्ज. एंड नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला विच you have to use it in different numericals. आज भी हमारे इस वीडियो में हमें न्यूमेरिकल्स करना है. मैंने सिलेक्ट करके रखा हुआ है, देखो न्यूमेरिकल. ये वाला जो न्यूमेरिकल है, ये न्यूमेरिकल, चाहे इसके पीछे ये वाला न्यूमेरिकल बोलो, अच्छा ये वाला न्यूमेरिकल बोलो, इन सब में हमें जरूरत पड़ेगा. आज हम करेंगे इस इक्वेशन का जरूरत पड़ेगा. Rho is equal to RA upon L. All right. What is rho? Rho is resistivity of the conductor. Resistivity. इसको specific resistance भी बोलते हैं. Specific resistance. ठीक है, तो ये क्या होता है? RA upon L. R क्या होता है? Resistance. मैंने ऑलरेडी अभी अभी बताया था. R is resistance. A क्या होता है? Area of cross section. If you have a wire, ये मान लो मैंने इसको मैग्नीफाई करके दिखाया है, ड्रॉ किया, ये काफी मोटा दिख रहा है, लेकिन मान लो एक तार है. तो इस तार का जो एरिया है, ये सर्कल का जो एरिया है, इसे हम बोलेंगे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर. एंड एल इज द लेंथ ऑफ द वायर. एल इज दिस लेंथ ऑफ द वायर. यू हैव टू लर्न दिस फॉर्मूलाज. कोई चांस ही नहीं होना चाहिए कि फॉर्मूला मुझे याद नहीं है, ऐसा बिल्कुल नौबत नहीं आना चाहिए. फॉर्मूला तुम्हें डेफिनेटली याद होना चाहिए. ये सारे फॉर्मूला एकदम बेसिक चीज है, तभी हम इस चैप्टर को आगे हम कर सकेंगे. नहीं तो ये फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो तुम नहीं कर पाओगे. चलो, ये समझ में आ गया. स्टेटमेंट ऑफ ओम्स लॉ में क्या लिखा हुआ है देख लेते हैं. ओम्स लॉ क्या बोलता है? द करंट फ्लोइंग इन अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड्स प्रोवाइडेड द फिजिकल कंडीशंस एंड द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर रिमेन कांस्टेंट. सिंपल सी बात है कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज होगा, करंट भी इंक्रीज होगा. पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज होगा, करंट भी डिक्रीज होगा. सिंपल सी बात है. ओम्स लॉ कब वैलिड होगा? जब टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर रिमेन कांस्टेंट. ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है. इसको बोलते हैं लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ. प्लीज नोट इट डाउन. लिमिट कई बार पूछता है, राइट द लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ. मतलब ओम्स लॉ में क्या खामी है, क्या
कम, उसमें क्या लिमिटेशन है, मतलब क्या शॉर्टकमिंग है? उसका लिमिटेशन यही है कि ओम्स लॉ तभी वैलिड होगा जब कंडक्टर का टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। तो दिस कैन कम एज एन इंडिपेंडेंट क्वेश्चन। यू विल राइट दैट ओम्स लॉ इज वैलिड ओनली इफ द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर रिमेन्स कांस्टेंट। तो इस स्लाइड में मैंने ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं किया, बहुत ही क्विकली एंड फास्ट बोल दिया हूं सारी चीजों को तुम्हें। ये सारी चीजें ऑलरेडी तुमने 9th में पढ़ा था, ठीक है। अब हम स्टार्ट करेंगे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, और यहां से मैं थोड़ा अपना स्पीड को कम करूंगा, थोड़ा धीरे बोलूंगा, क्योंकि अब तुम्हें काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो 10th में इस बार बोर्ड्स में आएगा, इन्हीं सारे टॉपिक से एकदम गारंटी है। इन सारे टॉपिक्स को बिल्कुल भी स्किप मत करना, और बहुत ही अच्छे से पूरे अटेंशन के साथ यहां देखो। वी आई ग्राफ एंड आई वी ग्राफ। आई एम मेकिंग माई speed a bit slow right now. Okay. Are you on full attention mode? I think you people are in full attention mode now. पूरे ध्यान से सुनो। वी आई ग्राफ एंड आई वी ग्राफ, हमारे पास दो ग्राफ हो सकते हैं, वी आई ग्राफ एंड आई वी ग्राफ। देखो इससे बहुत क्वेश्चन आती है, ये तुम्हारे स्पेसिमेन पेपर का क्वेश्चन है, इस बार के स्पेसिमेन पेपर का क्वेश्चन 2023 का। तो उसमें भी आई वी ग्राफ से क्वेश्चन है, तो इसलिए समझना बहुत अच्छा से जरूरी है कि ये होता क्या है सर, आई वी ग्राफ एंड वी आई ग्राफ। चलो, वी आई ग्राफ जब मैं बोलूंगा, इसका मतलब है कि वाई एक्सिस पर v को प्लॉट किया गया है एंड x एक्सिस पर i को प्लॉट किया गया है। तो कुछ इस तरह से है, कुछ इस तरह से y एक्सिस पर v को एंड x एक्सिस पर i को प्लॉट किया गया है, ठीक है। और किसी भी कंडक्टर का अगर वी आई ग्राफ ऐसा है, और मान लेते हैं किसी कंडक्टर का वी आई ग्राफ ऐसा है, देख लो दोनों ही स्ट्रेट लाइन है। मान लेते हैं ये है कंडक्टर ए के लिए, कंडक्टर ए का वी आई ग्राफ है, और ये कंडक्टर बी का वी आई ग्राफ है। ध्यान से सुनना, ठीक है, कंडक्टर बी का वी आई ग्राफ है। पहले मैं वी आई ग्राफ की बात करूंगा, फिर आई वी ग्राफ की। तो वी आई ग्राफ में क्या होता है ना, इसका ये जो लाइंस मैंने बनाया है, ये जो ग्राफ है, कंडक्टर ए का ये ग्राफ, कंडक्टर बी का ये ग्राफ है। तो इस किसी भी कंडक्टर का अगर मुझे रेजिस्टेंस निकालना है, कंडक्टर ए का रेजिस्टेंस क्या होगा, तो मैं क्या करूंगा, इस ग्राफ का स्लोप निकाल लूंगा। वी आई ग्राफ का स्लोप हमें क्या बताता है, उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्लोप ऑफ, लिख लो इसको, स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ गिव्स द, क्या देता है, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। मुझे अगर कंडक्टर ए का रेजिस्टेंस निकालना है, तो मैं इस लाइन का स्लोप निकाल दूंगा। मुझे अगर कंडक्टर बी का रेजिस्टेंस निकालना है, तो मैं इस लाइन का स्लोप निकाल लूंगा, ठीक है। ठीक है, स्लोप कैसे निकाला जाता है, मैथ्स में पढ़े हो वैसे, इसमें तुम्हें सिर्फ इतना जानना काफी है कि कंडक्टर का इस लाइन का अगर स्लोप निकालेंगे तो वो रेजिस्टेंस होता है। लेकिन ग्राफ कौन सा होना चाहिए, वी आई ग्राफ होना चाहिए। अच्छा, अब जितना ज्यादा स्लोप उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, ये दूसरा पॉइंट है। मोर द स्लोप more is the resistance of the conductor, more is the resistance of the conductor, again a very important point। इसका मतलब ही है, इस तरह से इसको बोला जा सकता है, slope of vi graph is directly proportional to resistance of the conductor। जितना ज्यादा स्लोप उतना ज्यादा रेजिस्टेंस, ओके। जितना ज्यादा स्लोप उतना ज्यादा रेजिस्टेंस। तो कंडक्टर ए का स्लोप ज्यादा है ना, स्लोप ज्यादा मतलब वो ज्यादा स्टीप है, वो ज्यादा स्टीपर लाइन है, ओके। तो कंडक्टर ए हैज मोर स्लोप, तो कंडक्टर ए का मोर स्लोप है, मतलब अगर मैं तुमसे पूछूं कि किसका रेजिस्टेंस ज्यादा, तुम बोलोगे ए का रेजिस्टेंस ज्यादा। सो कंडक्टर ए हैज मोर रेजिस्टेंस। मुझे थोड़ा खांसी है, इसलिए गला में प्रॉब्लम है, नो वरीज, लेट अस कंटिन्यू। मेरा जोश पूरे हाई में है, ओके। कंडक्टर बी का स्लोप कम है, इसलिए हम बोलेंगे कि इसका रेजिस्टेंस कम है, इट हैज कंपैरेटिवली लेस रेजिस्टेंस। इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। अब आईवी ग्राफ में उल्टा होता है। आईवी ग्राफ में आई इज प्लॉटेड, आई मींस करंट, वी इज पोटेंशियल डिफरेंस। आई इज प्लॉटेड ऑन द वाई एक्सिस एंड वी इज प्लॉटेड ऑन द एक्स एक्सिस। इसमें भी अगर हम इस तरह से ग्राफ बनाए,
दो ग्राफ मैंने बना दिया फॉर टू डिफरेंट कंडक्टर्स, से दिस इज फॉर कंडक्टर ए, दिस इज फॉर कंडक्टर बी, दिस टाइम दीज आर टू डिफरेंट कंडक्टर्स। तो इसमें क्या होता है ना, स्लोप ऑफ आईवी ग्राफ गिव्स रेजिस्टेंस, नहीं रेजिस्टेंस का उल्टा, रेजिस्टेंस का उल्टा होता है कंडक्टेंस, सो इट गिव्स कंडक्टेंस। रेजिस्टेंस का उल्टा क्या होता है, कंडक्टेंस ऑफ द कंडक्टर। इसको हम वन अपॉन रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं। कंडक्टेंस मींस रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, वन अपॉन रेजिस्टेंस, उसी को कंडक्टेंस बोलते हैं ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, तो यानी ए का अगर मुझे कंडक्टेंस निकालना है तो मैं ए का स्लोप बोल निकाल दूंगा, बी का कंडक्टेंस निकालना है बी का स्लोप निकालूंगा। याद रखना, आईवी ग्राफ में स्लोप कंडक्टेंस को डिनोट करता है, वीआई ग्राफ में स्लोप रेजिस्टेंस को डिनोट करता है। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्वेश्चन के लिए। अच्छा, दूसरा, इसमें क्या होता है, स्लोप जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर के, है ना। वन अपॉन रेजिस्टेंस मतलब कंडक्टेंस, तो स्लोप अगर ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस एंड स्लोप आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ए का स्लोप ज्यादा है, यू कैन सी ए इज मोर स्टीप, इसका मतलब इसका रेजिस्टेंस कम है, लेस रेजिस्टेंस है। बी का स्लोप कम है, स्लोप कम मतलब रेजिस्टेंस ज्यादा, बी में इस बार मोर रेजिस्टेंस है। तो इसलिए ना इसमें उल्टा नहीं लिखना, ये नहीं कि ज्यादा स्लोप मतलब ज्यादा रेजिस्टेंस, वो वीआई ग्राफ में ऐसा होता है। वीआई ग्राफ में ज्यादा स्लोप मतलब ज्यादा रेजिस्टेंस, कम स्लोप मतलब कम रेजिस्टेंस। लेकिन आईवी ग्राफ में ज्यादा स्लोप मतलब कम रेजिस्टेंस, कम स्लोप मतलब ज्यादा रेजिस्टेंस। क्लियर है? नाउ अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, whenever you get such straight lines in either a VI graph or IV graph, it means that the conductor is ohmic conductor. If a straight VI graph is there, straight line you are getting for a graph, VI graph, it means that the conductor is ohmic conductor. अगर हमें straight नहीं मिले, not straight, if we don't get a straight, any zigzag or a curved line is there, not straight VI graph, if my STRAIGST, non-straight VI graph is there, then the conductor is non-ohmic. Okay, this is again very important. मान लेते हैं कोई कंडक्टर है, कंडक्टर C, उसका VI ग्राफ कुछ इस तरह से, देखो एक मैंने लाइन ड्रॉ किया, एक टेढ़ा मेढ़ा सा लाइन, एक कर्व लाइन है, से दिस इज फॉर कंडक्टर C। तो कंडक्टर सी जो है ना, वो ओमिक कंडक्टर नहीं है, नॉन ओमिक है। कंडक्टर ए एंड कंडक्टर बी आर ओमिक कंडक्टर, कंडक्टर सी इज नॉन ओमिक कंडक्टर। नॉन ओमिक मतलब वो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करता है, ओमिक कंडक्टर मतलब वो ओम्स लॉ को ओबे करता है। ठीक है, द सेम थिंग अप्लाइज फॉर आईवी ग्राफ ऑल्सो। इफ यू हैव अ स्ट्रेट आईवी ग्राफ, स्ट्रेट IV graph, it means the conductor is ohmic. अगर नॉन स्ट्रेट है, नॉन स्ट्रेट IV ग्राफ है, इट मींस द कंडक्टर इज नॉन ओमिक। एकदम सिंपल। तो ये ऐसा कुछ है, तो कुछ भी मतलब नॉन स्ट्रेट, टेढ़ा मेढ़ा ऊपर नीचे कुछ भी शेप हो, तो वो नॉन ओमिक कंडक्टर हो जाएगा। इस तरह से हमें पता करना होता है। ये बात क्लियर हो गया? इस चीज को एक बार क्विकली देख लो, ये चीज जो मैंने बताया है, ठीक है, कि स्लोप ज्यादा इन वीआई ग्राफ मतलब रेजिस्टेंस ज्यादा, स्लोप कम इन वीआई ग्राफ मतलब रेजिस्टेंस कम। लेकिन आईवी ग्राफ में उल्टा, स्लोप ज्यादा मतलब रेजिस्टेंस कम, स्लोप कम मतलब रेजिस्टेंस ज्यादा। ठीक है, अब इसी बात पर बेस्ड ये तुम्हारे स्पेसिमेन पेपर का क्वेश्चन है। कहां से है? तुम्हारे स्पेसिमेन पेपर से। तुम आईसीसी का वेबसाइट खोलकर चेक कर लो, 2023 तुम्हारे स्पेसिमेन पेपर इस बार का क्वेश्चन है। ये एमसीक्यू क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? अभी अभी जो डिस्कस किया उस पर बेस्ड। द ग्राफ शोज आई अगेंस्ट वी रिलेशन, ये आई वी ग्राफ है। इसका मतलब आई है हमारा वाई एक्सिस पर और वी है हमारे एक्स एक्सिस पर। रिलेशन फॉर थ्री कंडक्टर्स ए बी एंड सी, चूज द करेक्ट रिलेशन फॉर रेजिस्टर। देखो आईवी ग्राफ में मैंने सब अभी अभी बताया है कि जिसका स्लोप ज्यादा वो कम रेजिस्टेंस, जिसका स्लोप कम वो ज्यादा रेजिस्टेंस। तो इसका मतलब ए का रेजिस्टेंस सबसे कम, ए हैज लीस्ट रेजिस्टेंस एंड सी हैज हाईएस्ट रेजिस्टेंस।
और बी का बीच में होगा, बी का बीच में होगा, तो हमारा बी बीच में तो इन ऑप्शंस में है, तो ऑप्शन बी को तो पहले ही काट दो। ठीक है। अच्छा, अब हमें देखना है कि किस ऑर्डर में, किस तरीके से कहा गया, सारे स्टेटमेंट्स को एक बार देखते हैं। कौन सा स्टेटमेंट हमें ये बताता है कि ए हैज लीस्ट रेजिस्टेंस? देखो, ए से कम रेजिस्टेंस बी, बी से कम रेजिस्टेंस सी। यहां पर ऑप्शन ए हमें ये बता रहा है कि क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर देन साइन है, मतलब ए से भी कम रेजिस्टेंस बी, बी से भी कम रेजिस्टेंस सी। हालांकि ये पॉइंट गलत है, क्योंकि ए से ज्यादा रेजिस्टेंस बी, बी से भी ज्यादा रेजिस्टेंस सी होना चाहिए। सेकेंड वाला पॉइंट क्या कहता है कि बी से कम रेजिस्टेंस सी, लेकिन सी से ज्यादा रेजिस्टेंस ए, वो भी गलत है। थर्ड ऑप्शन क्या कहता है, सी से कम रेजिस्टेंस बी, बी का रेजिस्टेंस सी से कम है, ठीक है, और बी से ए का रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो ये पूरा ऑप्शन भी गलत है ओवरऑल। लास्ट ऑप्शन क्या कहता है कि सी का रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा, उससे कम बी का, उससे कम ए का, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। Are you getting my point? How did we decide? So the only correct option is option number D. तो इसी टॉपिक पर बेस्ड अभी अभी जो हमने किया, उस पर बेस्ड बोर्ड्स में क्वेश्चन आया कि नहीं, कॉन्सेप्ट बेस्ड। ठीक है, देख रहे हो? अच्छा, तो ये लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड में है, जो कि मैंने अभी अभी बता दिया। ओम्स लॉ इज ओबेड ओनली व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर रिमेन्स कांस्टेंट। ये कई बार पूछता है। ओमिक एंड नॉन ओमिक रेजिस्टर का डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। ओमिक एंड नॉन ओमिक कंडक्टर भी बोल सकते हैं। ओमिक कंडक्टर्स ओबेज ओम्स लॉ and Vi is constant for all values. Non-ohmic does not obey Ohm's law. यहाँ पर क्या होता है, VA versus I graph is straight line, यहाँ पे it is not a straight line. Slope of the graph is same at all values of V और I at the given temperature, लेकिन इसका slope हर जगह अलग अलग होगा क्योंकि curved line है। Examples of ohmic conductor, non-ohmic conductor is very important. Examples, all metallic conductors like silver, iron, copper, nichrome, इलेक्ट्रोलाइट विद सुटेबल इलेक्ट्रोड्स। ओके, इलेक्ट्रोलाइट जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, या हाइड्रोक्लोरिक एसिड, या कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, दीज आर ऑल ओमिक कंडक्टर्स। ओके, नॉन ओमिक कंडक्टर्स का एग्जांपल जंक्शन डायोड, लाइट एमिटिंग डायोड मतलब एलईडी, ट्रांजिस्टर, फिलामेंट ऑफ बल्ब एटसेट्रा, दीज आर नॉन ओमिक कंडक्टर्स। हो गया। अब बात करेंगे, देखो इस टॉपिक से, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक से तुम्हारे इस बार के स्पेसिमेन पेपर में क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, वो कौन कौन से फैक्टर्स है जिस पर तुम्हारा कंडक्टर का रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस मतलब द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ करंट। वो चार जो फैक्टर्स है वो है, सबसे पहला नेचर ऑफ कंडक्टर, ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है नहीं, लेकिन जो सेकंड, थर्ड और फोर्थ पॉइंट है वो काफी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट पॉइंट इज नेचर ऑफ कंडक्टर, अलग अलग कंडक्टर्स के अलग अलग रेजिस्टेंस होता है, उसके मटेरियल पे डिपेंड करता है। सेकंड पॉइंट इंपॉर्टेंट है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, तुम्हें याद रखना है। जितना ज्यादा लंबा तार होगा उसकी रेजिस्टेंस उतनी ज्यादा होगी। मोर लेंथी वायर मींस मोर रेजिस्टेंस। ओके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लेंथ ज्यादा तो रेजिस्टेंस ज्यादा। थर्ड पॉइंट क्या है, थिकनेस ऑफ द कंडक्टर, मतलब एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, उस पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, याद रखना है। मतलब कि मैं अगर ऐसे दो तार ड्रॉ करता हूं, दोनों सेम मटेरियल का है, सेम लेंथ का भी है, सिर्फ दोनों का मोटाई, थिकनेस अलग अलग है, तो किसमें ज्यादा रेजिस्टेंस, मैंने अभी भी बोला कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मोटा तार मतलब कम रेजिस्टेंस, मतलब जितना ज्यादा थिकनेस होगा रेजिस्टेंस का, उतना कम रेजिस्टेंस होगा। रेजिस्टेंस उल्टा होता है थिकनेस से, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये जो पतला तार है इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, मोर रेजिस्टेंस। ये क्वेश्चन आ सकते हैं इस तरह से। और ये तुम्हारा मोटा तार है, इसका रेजिस्टेंस कम है, यानी ये बेटर कंडक्टर है। लेस रेजिस्टेंस मींस इट इज अ बेटर कंडक्टर, इट इज अ बेटर कंडक्टर देन दी वन विच हैज मोर रेजिस्टेंस। मोर रेजिस्टेंस मतलब उसका कंडक्ट, वो अच्छा कंडक्टर नहीं है, उसमें रेजिस्टेंस ज्यादा है। ठीक है, तो लेंथ और थिकनेस समझ गए। टेम्परेचर के साथ भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ज्यादा टेम्परेचर मतलब कि ज्यादा रेजिस्टेंस। ठीक है,
अब देखो बोर्ड्स में कैसा क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ पर ये क्वेश्चन है, इसको करने से पहले ये तुम्हारे स्पेसिमेन पेपर का क्वेश्चन है, स्पेसिमेन पेपर का क्वेश्चन है, लेकिन उसको करने से पहले हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को थोड़ा पढ़ लेते हैं, एक बार याद कर लेते हैं कि क्या होता है ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, एंड देन वी विल डिस्कस दिस स्पेसिमेन पेपर का क्वेश्चन। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमारा रिविजन चल रहा है चिल्ड्रन, आई होप यू पीपल आर एंजॉयिंग इट। अगर अच्छा लग रहा है लाइक बटन को दबा देना, अगर हेल्पफुल लग रहा है तो, नहीं लग रहा है तो मत दबाना। अच्छा, सेकंड चीज है कि यू शेयर विथ योर फ्रेंड्स, आई वांट दिस टू बी शेयर्ड विथ lot of other students. Sharing is caring, you people know it, okay? So you please share with your friends and let everyone get benefited out of this, okay? Let us understand this. Specific resistance क्या होता है? It is the resistance of a wire of that material of unit length and unit area of cross section. तो resistance का फॉर्मूला अभी अभी हमने शुरुआत में भी लिखा था, बस फर्स्ट स्क्रीन में लिखा भी हुआ था कि रो इज आर ए अपॉन एल। रो मीन्स स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टेंस of the conductor of unit area and unit length, per unit length of the conductor। तो इसी से हमारा आ गया रो इज आर ए अपॉन एल। इस फॉर्मूला को तो भूलना बिल्कुल भी नहीं है। तो इसी से रो का हमारा यूनिट भी आ गया, रो मीन्स स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्या यूनिट आया? तो आर स्टैंड्स फॉर ओम, ए स्टैंड्स फॉर एरिया, मीन्स यूनिट इसका मीटर स्क्वायर, तो ओम इंटू मीटर स्क्वायर, और नीचे लेंथ है उसका भी मीटर, तो नीचे का मीटर और ऊपर का एक मीटर कट गया, ओम मीटर। ओम मीटर इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का दूसरा नाम रेजिस्टिविटी होता है, इसको भूलना मत। रेजिस्टिविटी को ही क्या बोलते हैं चिल्ड्रन? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, डोंट फॉरगेट इट। एंड इसका एस आई यूनिट क्या होता है? ओम मीटर, अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको भूलना मत, ये बिल्कुल आ सकता है एग्जाम्स में, बहुत ज्यादा पूछता है एस आई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, और बच्चे ना ओम लिख देते हैं। नहीं, एक एमसीक्यू इस तरह से आ सकता है, द एस आई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी is option A ohm, option B ampere, option C ohm meter and option D coulomb। गलती से भी रेजिस्टेंस सोचकर इसको ओम मत टिक कर देना, ये रेजिस्टेंस नहीं है, ये रेजिस्टिविटी है, जिसे हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोल सकते हैं। यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलेगा तो तुम्हें ओम मीटर टिक करना है, यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी भी बोलेगा तो भी ओम मीटर को टिक करना है, लेकिन यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस बोलेगा तब ओम को टिक करना है। टिक तो नहीं करना है, टिक तो नहीं करना है, तुम्हें ऐसे लिखना है आंसर, जो भी नंबर है, मान लो इसका नंबर 1 है, तो ये आंसर, इसका 1 का आंसर क्या होगा? सी, तुम्हें सी लिखना है सिर्फ, ओके, टिक मत करना। आई होप दैट इज क्लियर। ओके, नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब देखो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ सब्सटेंस इज इट्स कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, मतलब कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस डज नॉट डिपेंड ऑन द लेंथ ऑफ द कंडक्टर और थिकनेस ऑफ द कंडक्टर। वेरी इंपॉर्टेंट, उसके मटेरियल पे डिपेंड करता है। मैं फिर से इस पॉइंट को यहां पर एम्फसाइज कर रहा हूं, एम्फसाइज कर रहा हूं, सुन रहे हो तुम लोग? ये गलती बोर्ड्स में मत करना इस पॉइंट से, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं लिख रहा हूं। कोई भी इससे कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, तुम्हें कंफ्यूज करने का कोशिश किया जाए, तुम कंफ्यूज मत होना। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस डज नॉट डिपेंड ऑन लेंथ और थिकनेस ऑफ द वायर या कंडक्टर। तार को हम मोटा कर दे, छोटा कर दे, पतला कर दे, उससे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा, लेकिन रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा, क्योंकि लेंथ अगर इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है, और तार को अगर हम एरिया मोटा कर दें, मतलब तार को मोटा कर दें, तो रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाता है। तो छोटा मोटा पतला करने से रेजिस्टेंस चेंज होगा, लेकिन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा। आर यू लिसनिंग? रेजिस्टेंस चेंज होगा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा, यानी रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगा। रेजिस्टिविटी मटेरियल का कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होता है, यानी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द मटेरियल ऑफ द वायर। अगर गिवन मटेरियल है तो उसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा, फिक्स्ड है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन मटेरियल ऑफ द वायर, ओके, एंड डज नॉट डिपेंड ऑन लेंथ और थिकनेस ऑफ द वायर। ऑल्सो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन इट्स टेम्परेचर। तो हम एज्यूम करेंगे कि टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है और हमने तार को छोटा किया, मोटा किया, पतला किया, कुछ भी किया, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस चेंज होगा? नहीं होगा।
इंपॉर्टेंट एक पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर फॉर मेटल्स। मेटल के साथ, मेटल में टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा, बट इट डिक्रीजेस विद डिक्रीज इन टेम्परेचर फॉर सेमीकंडक्टर्स। लेकिन सेमीकंडक्टर्स के केस में टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा। जैसे सिलिकॉन में, कार्बन में, वैसे तो कार्बन नॉन मेटल होता है लेकिन वो उसी ग्रुप में आता है जिसमें स्पेसिफिक, जिसमें सेमीकंडक्टर्स होते हैं। इसलिए कार्बन के केस में भी देखा गया है कि जैसे ग्राफाइट, ग्राफाइट इज अ कंडक्टर इजंट इट, एंड दैट इज कार्बन। तो नॉन मेटल होते हुए भी वो कंडक्ट करता है। तो कार्बन का जो ये वो एलोट्रोप है ग्राफाइट, उसमें क्या देखा गया है कि द specific resistance decreases with increase in temperature, and for alloys like constantan, manganene, it remains constant। specific resistance में कोई चेंज नहीं होता है with change in temperature। इस पॉइंट्स को भूलना मत, याद रखना, एक बार फिर से पढ़ लो। टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो मेटल्स में स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा, लेकिन सेमीकंडक्टर्स में टेम्परेचर इंक्रीज होगा लेकिन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा। और एलॉयज में क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, डिक्रीज हो, कुछ भी हो, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस अनचेंज्ड रहेगा। अब इस क्वेश्चन को करते हैं जो तुम्हारे स्पेसिमेन पेपर 2023 इस बार के स्पेसिमेन पेपर में है। टू कॉपर वायर्स ए एंड बी आर ऑफ सेम लेंथ। दो कॉपर वायर है, ए एंड बी दोनों सेम लेंथ के हैं, प्रेजेंट एट सेम टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस, दोनों का टेम्परेचर भी सेम है। रेडियस ऑफ ए इज ट्वाइस दैट ऑफ बी। ए है, उसका जो रेडियस है वो काफी मोटा तार है, डबल है बी के रेडियस से। बी का जो रेडियस है देखो, ये बी है, बी का रेडियस इतना है तो ए का उसका डबल है। ये लिखा हुआ है रेडियस ऑफ ए इज ट्वाइस डबल ऑफ द रेडियस ऑफ बी। नाउ विच हैज ग्रेटर रेजिस्टेंस। अभी अभी हमने पढ़ा क्या कि मोटा तार होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा तो रेजिस्टेंस कम, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसमें जो मोटा तार है उसका रेजिस्टेंस कम और जो पतला तार है उसका रेजिस्टेंस ज्यादा, तो ग्रेटर रेजिस्टेंस किसका, किसका, बी का, वायर बी, क्योंकि वो पतला तार है। अच्छा, विच वायर विल हैव ग्रेटर रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी किसका ज्यादा, मैंने अभी अभी बोला कि रेजिस्टिविटी या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस लेंथ या थिकनेस पे डिपेंड नहीं करता, वो मटेरियल पे डिपेंड करता है। और दोनों वायर यहाँ पर कॉपर वायर है, टू वायर्स एंड टू कॉपर वायर लिखा हुआ, ये भी कॉपर का, ये भी कॉपर का, दोनों सेम मटेरियल का है। तो ये मत सोचना कि कोई मोटा है तो पतला है तो किसी का रेजिस्टिविटी ज्यादा होगा या कम होगा, नहीं, बोथ विल हैव सेम रेजिस्टिविटी। सिंपल है, इजी है, बहुत इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिगर 8.8। अब इस फिगर नंबर को इग्नोर करो, ये बुक में जो फिगर था उस फिगर का नंबर को बोल रहा है, तुम क्वेश्चन को पढ़ो। फिगर शोन IV ग्राफ, फिगर shows IV graph for two conductors A and B। देखो IV ग्राफ दिखा रहा है, which of the conductor is ohmic। मैंने बताया है कि स्ट्रेट लाइन होगा तो ओमिक है, दोनों ही स्ट्रेट लाइन है, तो लिखेंगे both A and B are ohmic। Easy, very easy। Which conductor has more resistance, give a reason to your answer। Okay, मैंने अभी अभी पीछे देखो यहाँ पर कि IV ग्राफ के केस में जिसका स्लोप ज्यादा उसका रेजिस्टेंस कम, जिसका स्लोप कम उसका रेजिस्टेंस ज्यादा। IV ग्राफ, ये हमारा IV ग्राफ दिया हुआ है, VI ग्राफ नहीं है, IV ग्राफ है। तो A का स्लोप ज्यादा मतलब एक में रेजिस्टेंस कम, B का स्लोप कम मतलब रेजिस्टेंस ज्यादा। तो हमें पूछा है विच हैज मोर रेजिस्टेंस, तो लिखेंगे कंडक्टर B हैज मोर रेजिस्टेंस। समझ में आ रहा है ना क्वेश्चन कैसे आएगा। अब बोल रहे हैं रीजन, रीजन क्या है, रीजन यही है, स्लोप ऑफ IV ग्राफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू resistance of the conductor। Okay, since slope of graph B is less than slope of graph A, therefore resistance of conductor B is more than the resistance of conductor A।
सिंपल सिंपल, सुपर इजी, कुछ भी नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्या क्वेश्चन बोल रहा है, इन दिस फिगर VI ग्राफ्स आर शोन। ओके, सिलेक्ट द ग्राफ फॉर ओमिक एंड नॉन ओमिक रेजिस्टर। तो स्ट्रेट लाइन होगा तो ओमिक है। तो ये देखो A एंड B, ये प्योर मेटल एंड ये B कॉपर सल्फेट सोल्यूशन विद कॉपर इलेक्ट्रोड्स, ये दोनों ओमिक है, ये दोनों ओमिक है ना। तुम्हें लिखना है प्रॉपर वे में, एग्जाम में कैसे लिखोगे, ऐसा आएगा, तुम दो कॉलम बनाना, ओमिक रेजिस्टर एंड नॉन ओमिक रेजिस्टर। एग्जाम में मान लो ऐसा क्वेश्चन आया, तो प्रॉपर वे में लिखना है, हाँ, अच्छे हैंडराइटिंग में। मेरा हैंडराइटिंग बहुत अच्छा नहीं है, तुम लोग मेरे से अच्छे हैंडराइटिंग में लिखना। ओके, दो कॉलम बना लिया, ओमिक रेजिस्टर एंड नॉन ओमिक रेजिस्टर। ओमिक रेजिस्टर में लिखना प्योर मेटल, ए भी लिखना प्योर मेटल, और फिर बी भी है ना, कॉपर सल्फेट, ये पूरा लिखना, सल्फेट सॉल्यूशन विद कॉपर इलेक्ट्रॉन्स। नॉन ओमिक में फिलामेंट ऑफ द बल्ब, ये सी होगा, ए नहीं है, सी फिलामेंट ऑफ बल्ब, एंड डी में ये जंक्शन डायोड, ये लिख देना। ओके, डी पूरा लिखना, इजी है, क्योंकि ये दोनों स्ट्रेट लाइंस नहीं है इसलिए नॉन ओमिक है। जो स्ट्रेट लाइन होगा VI ग्राफ वो ओमिक है, एकदम सिंपल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओमिक रेजिस्टेंस, LED नॉन ओमिक होता है, जंक्शन डायोड नॉन ओमिक होता है, फिलामेंट नॉन ओमिक, लेकिन नाइक्रोम ओमिक होता है। ठीक है, इसका आंसर होगा नाइक्रोम। तो टिक नहीं करना, टिक नहीं करना, क्या लिखोगे, आंसर डी। चलो नेक्स्ट, अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट। टू वायर्स ऑफ सेम मटेरियल एंड सेम लेंथ हैव रेडियाई R1 एंड R2 रेस्पेक्टिवली। दो तार है दोनों का मटेरियल सेम है, चिल्ड्रन माइंड दिस वर्ड, an important word, material सेम है, लेंथ भी सेम है, but their radius are different. R1 is the radius of the first wire, R2 is the second wire. Compare their resistances. उनके रेजिस्टेंस को कंपेयर करो। ओके, कंपेयर करो उनके रेजिस्टेंस को, तो क्या होगा उनके रेजिस्टेंस का रेशियो, कंपेयर मतलब रेजिस्टेंस का रेशियो बताना है। तो हमारे पास फॉर्मूला है ना, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो ए अपॉन एल, रो ए अपॉन एल, नहीं फॉर्मूला क्या है, रो एल अपॉन ए, एल अपॉन ए। कहां से सर ये फॉर्मूला आपने लाया, अरे अभी अभी सबसे पहले ये फॉर्मूला को हमने लिखा था, देखो फर्स्ट पेज में, रो इज RA अपॉन एल। तो इसी फॉर्मूला को अगर हम R को सब्जेक्ट बनाए तो रो एल अपॉन ए होगा कि नहीं, R को सब्जेक्ट बनाएंगे तो रो एल अपॉन ए होगा, वही तो मैंने यहाँ लिखा है, रो एल अपॉन ए। कहाँ लिखा, यहाँ लिखा है, रो एल अपॉन ए। ठीक है, तो जो रेजिस्टेंस है फर्स्ट तार का वो R1 है, अच्छा, उसका जो रेजिस्टिविटी है रो, और लेंथ को मान लेते हैं एल, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो तार का जो एरिया होता है वो सर्कुलर होता है ना क्रॉस सेक्शन, तो पाई आर स्क्वायर, ए के जगह एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पे भी मैं पाई आर स्क्वायर लिखूंगा, और आर हमारा फर्स्ट वायर के केस में R1 है, तो ये R1 है, R1 स्क्वायर हो गया, ये है रेजिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट वायर। सेकेंड वायर के केस में, R2 के केस में, उसमें भी रो एल अपॉन ए, रो क्या चेंज हो जाएगा, नहीं होगा, क्योंकि दोनों वायर सेम मटेरियल का है, तो रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन मटेरियल, रेजिस्टिविटी विल बी रो। दोनों का लेंथ भी सेम है इसलिए एल, लेकिन थिकनेस अलग अलग होगा, इसमें भी पाई आर स्क्वायर होगा लेकिन पाई R2 स्क्वायर लिखूंगा, तो ये हो गया हमारा R2। तो हमारा जो रिक्वायर्ड रेशियो है वो क्या है कि R1 अपॉन R2 हमें करना है ना, इन दोनों का कंपेयर द रेजिस्टेंस बोला है, तो हम आर एल रो एल अपॉन R1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई, डिवाइडेड को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ और इसको रेसिप्रोकेट कर देता हूँ, पाई R2 स्क्वायर अपॉन रो एल, रो एल कट गया, पाई पाई कट गया, हमारा रेशियो आ गया R1 is to R2 is द रेडियस R2 का स्क्वायर एंड इसका जो रेडियस है R1 का स्क्वायर। तो हमारा ना रेजिस्टेंस का रेशियो क्या है, R2 स्क्वायर इज टू R1 स्क्वायर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, अब नंबर 2 पूछ रहा है कंपेयर देयर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अरे भाई दोनों का तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी बोलो उसको, सेम ही होगा क्योंकि दोनों सेम मटेरियल का है। तो रेजिस्टिविटी का रेशियो ऐसे लिखेंगे, रेशियो ऑफ देयर, रेशियो ऑफ देयर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होगा, दोनों का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस सेम है,
तो 1:1, दो सेम क्वांटिटीज का रेशियो 1:1 होता है. Is the question clear? Very simple. I hope you people have understood it. The next question now, this is again very important question and boards में आने लायक question है, बहुत important. A wire of 3 ohm and length 10 centimeter is stretched to length 30 centimeter. Assuming that it has a uniform cross section, what will be its new resistance? Read it again. एक तार है, उसका resistance कितना है? 3 ohm. You have a wire and its length is 10 centimeter. The length is 10 centimeter. Okay, let me draw it. Length is 10 centimeters. And इसका जो resistance है वो 3 ohm है. And now it is stretched. इसको हमने stretch कर दिया, ऐसे ना खींचा दोनों साइड से बाहर की तरफ stretch किया और इसका length increase कर दिया 10 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर हो गया. काफी पतला भी हो जाएगा. पतला होगा कि नहीं होगा पहले तो वो सोचो कि इसको मैं स्ट्रेच करूंगा तो लेंथ अगर इंक्रीज होगा तो इसका जो थिकनेस है वो तो ऑब्वियसली डिक्रीज हो जाएगा ना. वो कितना डिक्रीज होगा? जितना टाइम्स लेंथ इंक्रीज होगा स्ट्रेच करने से उतना टाइम्स एरिया डिक्रीज हो जाएगा. वंस अगेन, स्ट्रेच करने से ऑन स्ट्रेचिंग अगर लेंथ 2 टाइम्स बढ़ा तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा. द एरिया of cross section, very important fact that you will be using in doing these numericals. On stretching a wire, the area of cross section decreases as many times as the length of the wire increases. जितना गुना लेंथ बढ़ेगा उतना ही टाइम्स एरिया डिक्रीज हो जाएगा. तो हमारा लेंथ को अभी हमने 30 सेंटीमीटर कर दिया खींचकर. तो एरिया पहले मान लो ए था, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. अभी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो गया? लेंथ कितना टाइम्स इंक्रीज किया? 3 टाइम्स इंक्रीज किया ना. 10 into 3 30 होता है. लेंथ को हमने 3 टाइम्स इंक्रीज किया तो एरिया जो पहले ए था अभी a/3 हो गया. 3 टाइम्स डिक्रीज कर गया, a/3 हो गया. ये चीज हमें जानना है. तो इसका अभी रेजिस्टेंस क्या होगा? R1 था 3 ओम, अभी R2 क्या हो गया? नया रेजिस्टेंस क्या होगा? हाँ, रेजिस्टिविटी तो चेंज नहीं होगा क्योंकि वो सेम तार है. उसी तार को हमने स्ट्रेच किया. तार को लंबा करने से, मोटा करने से, छोटा करने से, पतला करने से रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होता. अगर मैं पूछता कि हैज द रेजिस्टिविटी चेंज्ड, तो बोले नो. तुम क्या बोलोगे? नो सर, रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगा. लेकिन क्या रेजिस्टेंस चेंज होगा? जी हाँ, रेजिस्टेंस चेंज होगा क्योंकि रेजिस्टेंस लेंथ थिकनेस पर डिक्रीज करता है, पर डिपेंड करता है. तो यहाँ पर लेंथ को अगर हमने इंक्रीज किया है तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज कर गया है. अब वो क्या है वैल्यू, वो मुझे निकालना है. तो अभी हम कौन सा फैक्ट का यूज करेंगे? कौन सा फैक्ट? वो फैक्ट का यूज करेंगे कि रेजिस्टिविटी चेंज नहीं हुआ. सी, in the first case, before stretching, resistivity rho is defined as Ra upon L. In this case, R is R1, A is A ही लिया है, and L is 10. Let us put the values. R को हमने 3 ओम लिया है, R1 का वैल्यू 3 ओम है, तो R1 की जगह 3 लिख दिया. A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को A ही लिया है, and L means length of the wire, which is 10 centimeter. This is the resistivity. Let it be equation 1. In the second case, means after stretching, rho is R2 A2 upon L2. Basically the same formula. Okay, RA upon L. तो rho जो होगा R2 हमें निकालना है A2 मीन सेकेंड. अभी हमारा एरिया क्या हो गया? नया एरिया क्या? A2 क्या है? A/3 है. A/3 क्योंकि एरिया 3 टाइम्स डिक्रीज कर गया. पहले A था तो अभी A/3 है. ठीक है. L2 क्या है? L2 न्यू लेंथ क्या है? 30. तो नीचे हमारा एक 30 भी है. ओके. अब हमें क्या करना है? इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर देना है. क्यों इक्वेट करेंगे सर? क्योंकि ये जो रो है और ये जो रो है दोनों सेम है, बिकॉज द रेजिस्टिविटी हैज नॉट चेंज्ड. रेजिस्टिविटी पहले जो था अभी भी उतना ही रेजिस्टिविटी है, बिकॉज रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड ऑन लेंथ और थिकनेस. दैट मीन्स वी कैन इक्वेट बोथ ऑफ द इक्वेशंस. तो 3a ये है ना, 3 into a upon 10 is equal to R2a upon 3 into 30 या 30 into 3. a कट गया, यहाँ पे 10 3s are 30, तो हमारा क्या आ गया? R2
is equal to 3 3s are 9, 9 3s are 27. 27 ohm. New resistance is 27 ohm. ठीक है, ये जो डायग्राम्स मैंने बनाया है ना, वो बनाने का जरूरत नहीं है तुम्हें एग्जाम में। एग्जाम में तुम कैसे लिखोगे, मैं फटाक से एक बार एग्जाम में कैसे लिख सकते हो वो लिख देता हूँ। तो एक लिखेंगे बिफोर स्ट्रेचिंग। बिफोर स्ट्रेचिंग एकदम सिंपल से 2 कॉलम बनाना, एक बनाना आफ्टर स्ट्रेचिंग। एग्जाम में ऐसा करना, आफ्टर स्ट्रेचिंग। तो बिफोर स्ट्रेचिंग में R1 क्या दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 3 ओम, क्वेश्चन में 3 ओम। R2 तुम्हें नहीं पता। इनिशियल एरिया क्या है, A1, उसको हम A ले लेते हैं। तो स्ट्रेच करने के बाद एरिया 3 टाइम्स डिक्रीज हो गया। ओके, लेंथ L1 कितना है, 10 सेंटीमीटर। L2 कितना है इसका, दिया हुआ है यहाँ पर 30 सेंटीमीटर, न्यू लेंथ स्ट्रेच करने के बाद। ओके, रो, रो क्या हो गया चिल्ड्रन, आर ए अपॉन एल। तो R1 A1 अपॉन L1, एंड फॉर्मूला में पुट करो 3 R1 की जगह 3, A1 की जगह L1 की जगह 10, इक्वेशन 1। फिर इधर रो इज R2 A2 अपॉन L2। तो रो इज इक्वल टू R2 की जगह R2, A2 की जगह A/3, है ना, A2 की जगह A/3, L2 की जगह 30। अब इन दोनों को इक्वेट कर दो, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ऑन इक्वेटिंग 1 and 2, अब आगे तो मैंने इक्वेट करके लिखा ही था। R2 को सॉल्व करोगे, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करोगे, काटोगे, इक्वेट करने के बाद तो R2 तुम्हारा डेफिनेटली 27 ओम आ जाएगा आंसर। तो इस तरह से एग्जाम में करना, कोई डायग्राम वगैरह बनाने की जरूरत। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, अ गिवन वायर of resistance 1 ohm is stretched, इसको भी स्ट्रेच किया गया to double its length, लेंथ डबल हो गया। तो बिफोर स्ट्रेचिंग, आफ्टर स्ट्रेचिंग, बिल्कुल सेम तरीके से। पहले हमने स्ट्रेच जब नहीं किया तब, और स्ट्रेच करने के बाद आफ्टर स्ट्रेचिंग। ठीक है, तो व्हाट हैपेंस बिफोर स्ट्रेचिंग, क्या क्या इंफॉर्मेशन है मेरे पास चिल्ड्रन। गिवन वायर ऑफ रेजिस्टेंस 1 ओम, इसका रेजिस्टेंस दिया हुआ है 1 ओम। इसका रेजिस्टेंस अभी क्या होगा, चेंज स्ट्रेच करने के बाद वो नहीं पता, क्वेश्चन मार्क। इट इज डबल्ड, इट यू नो इट इज स्ट्रेच टू डबल इट्स लेंथ। तो पहले का लेंथ L1 L है, तो अभी L2 क्या हो जाएगा, 2L। कितना है वो नहीं पता, लेकिन L अगर होगा पहले केस में, तो लेंथ आफ्टर स्ट्रेचिंग विल बी 2L। एरिया क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा। पहले अगर A था तो अभी A2 क्या हो जाएगा, 2A नहीं, A/2, है ना, पिछले केस क्वेश्चन ने वही किया था। लेंथ अगर 10 से 30 यानी 3 टाइम्स इंक्रीज हुआ, तो एरिया A से A/3 हो गया था। इस बार भी हमने वही किया है कि लेंथ अगर L से 2L हो गया, तो A से A/2 हो गया। फिर इसका रेजिस्टेंस निकालेंगे, इसका रेजिस्टेंस निकालेंगे, दोनों का रेजिस्टेंस को इक्वेट कर देंगे, क्योंकि ये पर्टिकुलर वायर है, उसको खींचने से उसका रेजिस्टेंस चेंज होगा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या, R1 A1/L1। R1 की जगह 1 ओम, A1 की जगह A, L1 की जगह L, इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 क्या है चिल्ड्रन, R2 A2/L2, सेम तरीके से कर रहे हैं। तो यहाँ पर रो की जगह R2 का वैल्यू नहीं पता, A2 का A/2, L2 का 2L। तो यहाँ पर इन दोनों इक्वेशंस, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम इक्वेट कर देंगे, बिकॉज बोथ ऑफ देम आर पॉइंटिंग टू द सेम थिंग विच इज द रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर। तो यहाँ देखो 2L/2 इंटू 2, A गॉन, L गॉन, R2 इज इक्वल टू 4 ओम। ये 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, उधर जाके 4। तो न्यू रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज 4 ओम। आंसर तुम्हारा भी 4 ओम आया होगा अगर तुमने सही से सॉल्व किया है तो। ठीक है, तो कभी भी स्ट्रेच्ड बोलेगा, ये इस बात को समझना। लेकिन अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला जो क्वेश्चन है, वायर of resistance 9 ohm having length 30 centimeter is tripled on itself। यहां पर हमने स्ट्रेच नहीं किया है, you have to understand the words very nicely, otherwise you will commit mistake। लेंथ को हमने ट्रिपल किया है, स्ट्रेच करके ट्रिपल नहीं किया है। इट इज ट्रिपल्ड ऑन इटसेल्फ, मतलब उसको हमने फोल्ड करके उसके लेंथ को फोल्ड किया। ट्रिपलिंग मतलब 3 इक्वल पार्ट्स में कैसे फोल्ड किया, आप देखो, एक तार है, उसको पहले ट्रिपल्ड ऑन इटसेल्फ, मतलब उसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया। मान लो कि ये तार है ए बी, इस तार ए बी को अगर हम यहाँ एक डॉट बनाते हैं एट सी एंड एट डी, और यहां से यहां पर इसको फोल्ड करते हैं,
इस पॉइंट सी के अबाउट इस तार को उठाकर इधर हम ए सी पोर्शन को उठाकर हम यहां रखते हैं और इस डीबी पोर्शन को उठाकर हम यहां रखते हैं, तो हमारा तार को हम बोलेंगे इट इज ट्रिपल्ड ऑन इटसेल्फ। एंड तार का लेंथ अब बस इतना हो जाएगा, क्योंकि ये सीडी है, सीडी के ऊपर ये यहां पर ए सी भी आ गया, ए इधर चला गया, फोल्ड किया ना हमने, तो ए उधर चला गया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ए इधर चला गया और इसको भी उठा के उधर लाया है, तो बी इधर चला गया। कपड़े को ऐसे फोल्ड करते हैं ना, तो जब ट्रिपल्ड ऑन इटसेल्फ बोलेगा तो एरिया इंक्रीज हो जाएगा 3 टाइम्स, लेंथ डिक्रीज हो जाएगा 3 टाइम्स। तो लेंथ पहले 30 सेंटीमीटर था, अभी 3 से डिवाइड करेंगे, ट्रिपल्ड ऑन इटसेल्फ बोला है। लेंथ 3 टाइम्स इंक्रीज नहीं हुआ, 3 टाइम्स डिक्रीज हुआ, दोनों में डिफरेंस समझो। समझ गया? इंग्लिश का खेल है बस। डबल्ड यहां पर अगर होता ना डबल्ड ऑन इटसेल्फ, मान लो कि यहां पर डबल्ड इट्स लेंथ ना लिखकर और यहाँ स्ट्रेच्ड ना लिखकर क्या लिखा रहता, दिस गिवन वायर इज डबल्ड ऑन इटसेल्फ, अगर ऐसा लिखता क्वेश्चन, तो फिर हमारा आंसर अलग आता। यू हैव टू कैच द वर्ड्स केयरफुली। डबल्ड ऑन इटसेल्फ का मतलब इनिशियल लेंथ अगर एल है, L1 अगर L है तो L2 2L नहीं होगा, L/2 होगा। डबल्ड ऑन इटसेल्फ मतलब लेंथ आधा हो गया। और एरिया पहले अगर ए था तो एरिया डबल हो जाएगा। लेंथ जितना गुना डिक्रीज हुआ, एरिया उतना गुना बढ़ जाएगा। और उस हिसाब से मुझे फिर इसको सॉल्व करना पड़ता, हमारा अलग अलग आंसर आता। अगर डबल्ड ऑन इटसेल्फ बोलता तो हम ऐसा कंडीशन लेके सॉल्व करते, लेकिन डबल स्ट्रेच टू डबल्ड ऑन इटसेल्फ नहीं है, इसलिए हमने इस तरह से सॉल्व किया। तो हमारा जो अभी जो क्वेश्चन करने वाले हैं कि वायर ऑफ 30 सेंटीमीटर लेंथ इज ट्रिपल्ड ऑन इटसेल्फ, तो L1 अगर 30 है, 30 सेंटीमीटर, L2 3 से मल्टीप्लाई करके 90 नहीं लिखेंगे, इसको 3 से डिवाइड करेंगे और हम इसे 10 सेंटीमीटर लिखेंगे। लेकिन अगर यहां रहता कि वायर ऑफ 30 सेंटीमीटर लेंथ इज स्ट्रेच टू ट्रिपल्ड, स्ट्रेच टू यू नो टू ट्रिपल इट्स लेंथ, तब हम लेकिन 3 से मल्टीप्लाई करते। लेकिन यहाँ पे इटसेल्फ बोला है, तो मैंने मुझे उम्मीद है तुम्हें क्लियर हो गया है कि लेंथ को हमने 3 से डिवाइड किया, इसलिए एरिया जो होगा वो ए अगर है इनिशियल एरिया, तो आफ्टर ट्रिपलिंग इट्स एरिया विल बी 3A। जितना लेंथ डिक्रीज किया, एरिया उतना इंक्रीज किया। क्लियर है? अच्छा, वायर का इनिशियल रेजिस्टेंस 9 ओम दिया हुआ है R1। अभी न्यू रेजिस्टेंस निकालना है। वही सेम कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट में आप कोई चेंज नहीं, रेजिस्टिविटी दोनों का निकालो और दोनों को इक्वेट करो, क्योंकि दोनों सेम वायर का रेजिस्टिविटी है। तो रो इज R1 A1 अपॉन L1, R1 इज 9, A1 इज A, L1 इज 30। इक्वेशन 1, इसमें रो इज R2 A2 अपॉन L2, R is we don't know R2, A2 is 3A, L2 is 10। इन दोनों को इक्वेट करो, कर लोगे ना आगे सॉल्व, मुझे तो उम्मीद है। 9A अपॉन 30 इज इक्वल टू 3A इंटू R2 अपॉन 10। कुछ भी नहीं है, ए कट गया, 3 3 ज़र 9 कट गया, 3 10 ज़र 30 कट गया, 10 10 कट गया, तो R2 हमारा 1 ओम आ गया। R2 हमारा 1 ओम आ गया, तो न्यू रेजिस्टेंस इज 1 ओम। एंड नाउ द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये क्वेश्चन करके हमारा आज का वीडियो हम कंप्लीट करेंगे। What does the question tell us? When a potential difference of 2 volt is applied across the ends of the wire 5 centimeter length, a current, कितना current flow कर रहा है चिल्ड्रन? A current of 1 ampere flows through it। ठीक है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, बहुत ही इजी एंड एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस कितना हमने अप्लाई किया, 2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस जब हमने अप्लाई किया अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ वायर, और वायर का लेंथ दिया हुआ है 5 मीटर, तो करंट कितना फ्लो किया चिल्ड्रन? करंट फ्लो किया 1 एम्पियर। ठीक है, तो व्हाट इज द रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ? यहाँ 5 मीटर का रेजिस्टेंस पहले निकालेंगे, फिर पर यूनिट लेंथ भी निकालेंगे। देखो, लेंथ ऑफ द वायर दिया हुआ है 5 मीटर, तो फॉर 5 मीटर लेंथ हम कैलकुलेशन पहले कर लेते हैं। फॉर 5 मीटर लेंथ ऑफ वायर, व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज 2 वोल्ट, करंट इज कितना? 1 एम्पियर, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा?
आर का फॉर्मूला ओम्स लॉ ने बताया V अपॉन आई, अभी अभी पढ़ा ना, V अपॉन आई, देखो पीछे इसी फॉर्मूला को, ओके, आर को क्या बोलेंगे, V अपॉन आई, ऑलराइट। तो यहाँ पे चलते हैं, तो रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, V है 2, ये है 1, तो ये जो रेजिस्टेंस निकला 2 ओम, दिस इज फॉर 5 मीटर लेंथ, दिस इज द रेजिस्टेंस 5 मीटर लेंथ। तो फॉर 1 मीटर, यही ना पूछा है हमें, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, मतलब फॉर 1 मीटर लेंथ ऑफ वायर, तो 2 डिवाइडेड बाई 5 करेंगे, ओके। 2 ओम इज फॉर 5 मीटर, तो for 1 meter what will it be, 2 divided by 5 ohm which is 0.4 ohm, यही चीज पूछा है। तो नंबर 1 में एक प्रॉपर आंसर लिखेंगे, therefore the resistance per unit length of the wire is 0.4 ohm। यहाँ पर तुम 0.4 ohm पर मीटर लिख सकते हो, नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी मेंशन्ड पर यूनिट लेंथ ओवर हियर। ओके, नंबर 2, द रेजिस्टेंस ऑफ 2 मीटर लेंथ। अच्छा, 1 मीटर का तो 0.4 है, तो 2 मीटर का इससे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, रेजिस्टेंस ऑफ 2 मीटर लेंथ ऑफ वायर, तो कुछ भी नहीं है, 1 मीटर का 0.4, तो 2 मीटर का 0.4 इंटू 2 ओम है, 0.8 ओम है। ये सब तो बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट एंड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, 0.8 ohm। Okay, now the third question is telling the resistance across the ends of the wire if it is doubled on itself। फिर से बोला doubled on itself, itself का मतलब ये कि उसका लेंथ डिक्रीज हो गया। ओके, तो इनिशियल लेंथ क्या था, 5 मीटर्स था, और अभी डबल्ड ऑन इटसेल्फ बोला, मतलब 5/2 विच इज 2.5 मीटर, 2.5 मीटर। तो 2.5 मीटर जब इसका लेंथ हो गया, और एरिया साथ साथ क्या हो गया चिल्ड्रन, एरिया अगर पहले ए था, एरिया का भूलना मत, एरिया अभी क्या हो गया, अगर लेंथ आधा हो गया, 5 से 5/2 हो गया, तो एरिया लेकिन 2 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। लेंथ इज डिवाइडेड बाई 2, 5 डिवाइडेड बाई 2, तो एरिया विल बी मल्टीप्लाइड बाई 2, दैट मीन्स इट विल बी 2a। तो क्या चेंज नहीं हुआ, वो है रेजिस्टिविटी। तो पहले रेजिस्टिविटी क्या था चिल्ड्रन, R1 A अपॉन L1, R1 A1 अपॉन L1। तो रेजिस्टिविटी R1 मतलब जब लेंथ 5 मीटर्स था तब उसका रेजिस्टेंस, तो 5 मीटर का रेजिस्टेंस तो हमने निकाल लिया, क्या है 2 ओम, तो वी विल पुट 2 ओम ओवर हियर। A1 की जगह A, L1 की जगह क्या लेंथ, कौन सा लेंथ की बात कर रहे हैं, 5 मीटर की, 5। तो ये हमारा इक्वेशन 1 है। देख रहे हो कितना अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर रेजिस्टिविटी सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, R2 A2 अपॉन L2। अच्छा, R2 हमें निकालना है, न्यू रेजिस्टेंस, A2 हमारा 2A है, L2 लेंथ हमारा 2.5 है। इन दोनों इक्वेशंस को अब इक्वेट करते हैं, 2A अपॉन 5 इज इक्वल टू 2A इंटू R2 अपॉन 2.5। तो 2A कट गया, हमारा R2 क्या आ गया चिल्ड्रन, 2.5 एंड नीचे डिवाइडेड बाई 5, तो यहां पर आ गया 0.5 ओम। 2.5 डिवाइडेड बाई 5 है 0.5 ओम। सो न्यू रेजिस्टेंस, हमारा रेजिस्टेंस, हमारा नहीं, इस तार का रेजिस्टेंस अभी कितना हो गया, आंसर इज 0.5। So I hope you have enjoyed the video. You have learned a lot in today's video, which has definitely helped you in your revision. And मुझे पूरा उम्मीद है कि तुम आगे के वीडियोस को इसी जोश के साथ कंटिन्यू करोगे। वेरी सून आई एम कमिंग विद द अपकमिंग वीडियो ऑफ दिस चैप्टर। सो थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, स्टडी वेल, कीप लर्निंग चिल्ड्रन।